हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 11। 10th स्टैंडर्ड में बच्चों आपने साइंस एक कंबाइंड सब्जेक्ट पढ़ा होता है। अभी आप लोगों ने मेडिकल लिया तो साइंस कंप्लीट आप पढ़ोगे, लेकिन 3 पार्ट से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आप में से ज्यादातर को इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। आई एम गोइंग टू टैकल योर बायोलॉजी पार्ट, विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर मेडिकल एंट्रेंस। आपका मेडिकल एंट्रेंस नीट का जो आप एग्जाम दे रहे हो उसमें 50% क्वेश्चन बायोलॉजी के आते हैं। आई एम डॉक्टर रूबल हु इज गोइंग टू टैकल योर बायोलॉजी पार्ट। Before starting with the subject, let me introduce you to what is biology. Biology आखिर होती क्या है? बेटा बायोलॉजी क्या है? ये 2 वर्ड से बना हुआ, आपको टर्म तो कम से कम पता होनी चाहिए because it is your major subject है। So 2 वर्ड से बना हुआ है बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब है बेटा लाइफ यानी जिंदगी, लोगोस का मतलब है स्टडी। सो बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदगी की स्टडी और जिंदा चीजों की स्टडी। सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया था बायोलॉजी की स्टडी की तरफ, उनको हम कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। ही इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था एंड ही वाज द पायनियर इन स्टडी ऑफ बायोलॉजी। उनको जिंदा चीजों को स्टडी करने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो सो एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के बच्चों 2 पार्ट्स होते हैं। एक्चुअली बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन आपके लेवल पे मैं आपको 2 ही ब्रांचेस इसकी बताऊंगी, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी होती है बेटा स्टडी ऑफ एनिमल्स और बॉटनी होती है स्टडी ऑफ प्लांट्स। ज़ूलॉजी वर्ड ज़ू से आप याद रख सकते हो कि इट इज स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड बॉटनी की स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब एरिस्टोटल ने ज्यादा फोकस किया था एनिमल्स की स्टडी की तरफ, तो हम उनको फादर ऑफ ज़ूलॉजी भी हम एरिस्टोटल को ही कहते हैं। और क्या बॉटनी को, प्लांट्स की स्टडी को उन्होंने ऐसे छोड़ दिया था? नहीं, उन्होंने अपने स्टूडेंट थियोफ्रास्टस को प्लांट्स को पढ़ने का काम दिया। So he became father of botany. Father of botany is Theophrastus. बायोलॉजी में आप लोगों ने इन योर 10th स्टैंडर्ड 5-6 चैप्टर्स थे आपके बायोलॉजी में, उनमें मेन 2 चैप्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे, लाइफ प्रोसेसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये 2 चैप्टर्स आपके मेजर चैप्टर्स आपको बताए गए थे इन योर 10th स्टैंडर्ड। लाइफ प्रोसेसेस में आपने मेन कौन कौन से टॉपिक्स किए थे? डाइजेस्टिव सिस्टम किया था, जिसे हम अब डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन की हेडिंग के अंडर करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम किया था, जिसे हम अब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की हेडिंग के अंडर करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम को अब हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की हेडिंग के अंडर करेंगे। और एक्सक्रीटरी सिस्टम किया था आप लोगों ने, जिसे अब हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन की हेडिंग में करेंगे। चैप्टर्स के नाम आपको बता रहे हैं कि कौन सा सिस्टम हम उनमें स्टडी कर रहे हैं। दूसरा चैप्टर जो था आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप लोगों ने ब्रेन से स्टार्ट किया। सेकेंड चैप्टर जो आपने उसमें किया था वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक अलग इंपॉर्टेंट चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस के अलावा। इसमें आप लोगों ने जो स्टार्ट किया था ब्रेन से स्टार्ट किया था बच्चे आप लोगों ने ब्रेन। उसके बाद आपका चैप्टर एंड होता है हार्मोन्स से, डिफरेंट हार्मोन्स की बात जहां आप कर रहे थे। तो वो 2 सिस्टम्स जो हैं, ब्रेन आता है नर्वस सिस्टम में। तो नर्वस सिस्टम अभी बच्चे हम पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और जो हार्मोन्स की मैं बात कर रही हूँ उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, बिकॉज एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो रिलीज करते हैं। इसकी हम डिटेल चैप्टर के साथ करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये 2 कंपोनेंट्स थे आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के, जिसे हम अब 2 अलग अलग हेडिंग्स न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन के अंदर करेंगे। अब
नहीं, बट स्टिल ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी वर्ड का बेसिकली क्या मतलब है, क्योंकि आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमंस की स्टडी, ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ह्यूमंस की फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। फिजियोलॉजी बेटा क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो सिमिलरली लॉजी वर्ड से आपको पता चल गया होगा कि दिस इज आल्सो स्टडी ऑफ समथिंग। किस चीज की स्टडी, फिजियोलॉजी, यानी कि फिजियोलॉजी मतलब बॉडी फंक्शंस की स्टडी। आप समझ पा ही रहे हो, यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो बॉडी के अंदर डाइजेशन के लिए फंक्शंस हो रहे हैं उसको पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन के लिए फंक्शंस हो रहे हैं उसको पढ़ेंगे। तो डिफरेंट फंक्शंस हम इसमें इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, दैट इज व्हाई ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी इज गोइंग टू बी योर one of the major subjects in your very first year as soon as you get into your medical colleges. So this unit obviously, क्योंकि आपको पता है कि आगे चल के आपके साथ रहने वाली है, आप आगे चल के भी इसको पढ़ोगे इस चैप्टर को, तो this is going to be your favorite units of course. तो अभी ये 4 चैप्टर तो मैं लाइफ प्रोसेसेस वाला ही लेकर के इन्हीं 4 चैप्टर से शुरू करूंगी, लेकिन इन चारों में से मैं सबसे पहले चूज करूंगी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसको मैं क्यों चूज करूंगी, आई विल टेल यू नाउ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लाइफ प्रोसेसेस पार्ट का बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। व्हाई सो, आई विल टेल यू। किसी भी लिविंग सेल को, आपको पता है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। 8th स्टैंडर्ड से, आई थिंक उससे पहले से 7th स्टैंडर्ड से आप लोग कर रहे हो कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो उस सेल को जिंदा रहने के लिए, हमारी बॉडी के सारे सेल जिंदा रहेंगे, ज्यादातर सेल जिंदा रहेंगे तो ही हम जिंदा रहेंगे। तो एक लिविंग सेल को जिंदा रहने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको जिंदा रहने के लिए लगातार न्यूट्रिशन मिलता रहना चाहिए, ऑक्सीजन मिलती रहनी चाहिए, और उसकी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो बाहर निकलते रहने चाहिए, अंदर एक्यूमुलेट नहीं होने चाहिए, नहीं तो पॉइजन कर जाएंगे उसको। ऑक्सीजन मिलती रहनी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड उसकी बॉडी से निकलती रहनी चाहिए। अब न्यूट्रिशन उसको मिलता रहना चाहिए, ये चीज हम करेंगे कौन से चैप्टर में, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में। ऑक्सीजन मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ये हम करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, ये हम करेंगे एक्सक्रीशन में बेसिकली। और तो फिर लेकिन मैं ये वाला चैप्टर क्यों पहले करा रही हूँ, है ना, कि जरूरतें तो इन तीनों की है। रीजन क्या है बेटा, आपको आपके 10th स्टैंडर्ड के कंटेक्स्ट से थोड़ा बहुत याद होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना फाइनली जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम जब उसकी अब्जॉर्प्शन हो जाती है तो विलाई में वो अब्जॉर्ब होता है। कहाँ अब्जॉर्ब होता है वो, विलाई में वो अब्जॉर्ब होता है। विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उसमें, और विलाई के अंदर बेटा वो कहाँ जाता है बेसिकली, विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स का नेटवर्क बना हुआ होता है, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क बना हुआ होता है। खाना इन जब विलाई में अब्जॉर्ब होता है तो वो बेसिकली ब्लड में एंटर करता है, बॉडी सर्कुलेशन में एंटर कर जाता है, उसके थ्रू वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचता है। तो न्यूट्रिशन का हमें पता चल गया कि वो बॉडी फ्लूइड के साथ कनेक्टेड है, ब्लड के साथ कनेक्टेड है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, आपको याद होगा उसमें आप लोगों ने किया था कि ऑक्सीजन इज कैरिड बाय आरबीसीज, है ना, मैक्सिमम आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है बेसिकली। तो ये भी बॉडी फ्लूइड्स के साथ कनेक्टेड है। वेस्ट प्रोडक्ट्स में आपको याद होगा जहां पे आप नेफ्रॉन की डायग्राम बनी हुई होती थी, उसमें हम लोगों को ये ब्लड वेसल में से ये फिल्टर होता हुआ दिखाई देता था कि वहां पे भी ब्लड आके फिल्टर होता था, तब जाके यूरिन बनता था। तो ये सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं ये सारे फंक्शंस एक फंक्शन के साथ कनेक्टेड है, एक सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, जिसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हम यहाँ कर रहे हैं अंडर द हेडिंग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सो दिस इज द रीजन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ताकि आपका एक वाइडर कंटेक्स्ट बन जाए इस यूनिट के लिए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बेसिकली चैप्टर के नाम से पहले स्टार्ट करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको बताया, हम हेडिंग के अंदर स्टडी करने वाले हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर बात करें तो बॉडी फ्लूइड क्या हो, बॉडी का फ्लूइड यानी ब्लड। सर्कुलेशन का मतलब क्या है, घूम रहा है सारी बॉडी में। मैंने आपको बताया कि लिविंग सेल को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते रहने चाहिए।
किस तरीके से एक चीज वो दे रहा है, ब्लड जाके एक चीज हर एक सेल को दे रहा है, दूसरी चीज वहां से ले रहा है। ये कैसे हो सकता है? जैसे हम एक क्लास में बैठे हैं एंड आपको प्रीवियस डे मैंने एक असाइनमेंट दिया था कंप्लीट करने के लिए, वो मैं आज कलेक्ट करूंगी और एक नया असाइनमेंट मैं हर किसी को जाके दूंगी। सो व्हाट विल आई डू, आपके पूरी क्लास में मैं रोम अराउंड करके हर बच्चे को एक नई असाइनमेंट दे के आऊंगी। तो वो क्या हो गया आपके लिए, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन हो गया। एक क्लास ले रही हूँ, है ना, तो ये लेक्चर दे रही हूँ और नई असाइनमेंट दे रही हूँ, तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन हो गया। तो दूसरा लेके आ रही हूँ, वो जो मेरा घूमना होगा आपकी क्लास में, हर एक सीट के ऊपर अगर जाना होगा या हर बच्चे के पास जाना होगा, दैट विल बी लाइक अ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड आई विल एक्ट एज बॉडी फ्लूइड, कि हर जगह पे जाके आई विल गो एंड कलेक्ट इट। एक चीज देती रहूंगी असाइनमेंट, दूसरी आपकी प्रीवियस असाइनमेंट कलेक्ट करती रहूंगी। तो ऐसे ही ब्लड करता है, सारी बॉडी में घूमता है, हर एक सेल को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन देता रहता है और वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकाल करके लाता रहता है ताकि उसको बॉडी के बाहर डिस्कार्ड किया जा सके। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। विलियम हार्वी ने ह्यूमंस में सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया था। अभी लेकिन डायरेक्टली ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे आने से पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बताना चाहती हूँ। जनरल कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि हर एक लिविंग सेल में ये सारी जरूरतें होंगी, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं, पहले हम उस चीज की इंट्रोडक्शन ले लेंगे। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मैं इसको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करूंगी, सो एज टू ताकि आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग आ सके। पहले तरह की क्लासिफिकेशन में बच्चे ये जस्ट समझने के लिए ये चीज है ताकि इस चैप्टर की ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाए। तो पहले चीज में हम लोग क्या करेंगे, पहले टाइप की क्लासिफिकेशन में हम लोग करेंगे कि इट इज ये सर्कुलेशन जो हो रही है, ये जो फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड ये जो घूम रहा है, ये क्या सेल के अंदर अंदर ही घूम रहा है या सेल के बाहर घूम रहा है, बाहर भी घूम रहा है। तो पहली तरह की क्लासिफिकेशन में whether it is inside the cell or outside the cell, तो हम कहेंगे इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन, और दूसरी तरह की हो जाएगी बच्चे एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। अब इसको समझाने से पहले मैं आपको 3 टर्म्स क्लियर करना चाहती हूँ, इंट्रा, एक्स्ट्रा एंड इंटर। ठीक है, ये जब हम इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंटर सेलुलर ऐसे कुछ टर्म्स बायोलॉजी में यूज करते रहेंगे, इनका बेसिकली क्या मतलब है। हमारी सारी बॉडी सेल्स की बनी, तो सेल्स कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं, जस्ट ब्रॉडर आइडिया दे रही हूँ आपको, तो इस तरीके से आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, अब जो सेल के अंदर का हिस्सा है दैट इज गोइंग टू बी इंट्रा, यानी अंदर, वो हो जाएगा इंट्रा सेलुलर। ध्यान देना बच्चे आप, इंट्रा और तो इंट्रा हो गया सेल के अंदर, इंटर ये जिस पोर्शन को मैं ग्रीन शेड कर रही हूँ ये इंटर हो गया, यानी कि डिफरेंट सेल्स के बीच का हिस्सा, तो ये हो गया इंटर सेलुलर। एक्स्ट्रा मतलब है बाहर, बिल्कुल बाहर। ऑब्वियसली जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो भी एक्स्ट्रा है, इंट्रा के बाहर है, लेकिन हम स्पेस को इसको इंट्रासेलुलर कहते हैं, जो सेल के अंदर है, जो डिफरेंट सेल्स के बीच का जो स्पेस है इंटरसेलुलर स्पेस बोल देते हैं, इसको हम इंटरसेलुलर कहते हैं इसको, और जो बिल्कुल ही बाहर का कंटेक्स्ट है उसको हम एक्स्ट्रा बोल देंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है। तो अभी हम बेसिकली इस पे आते हैं दोबारा से, इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन पे। इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सिर्फ इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन ही होती है। ठीक है, कैसे? आवर ओल्ड फ्रेंड अमीबा, जिसको आप बायो में से आई थिंक सबसे पहले जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो अमीबा को सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हो, है ना। तो अमीबा इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन, यहाँ पे आप लोगों ने जो 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने किया है कि अमीबा के आसपास जब खाना होता है तो ये क्या करता है, फेगोसाइटोसिस
से उस खाने को पहले फेगोसाइटोसिस से खाने को कंज्यूम करता है, तो उसको इस तरीके से कुछ सराउंड कर लेता है ये। फूड वैक्यूल बना करके उसको अंदर ले लेता है। उसके बाद अपने लाइसोसोम से यहाँ पे डाइजेस्टिव फ्लूइड्स अपने रिलीज करता है। वो डाइजेस्टिव फ्लूइड्स जब इस फूड के आसपास से रिलीज हो जाते हैं तो वो उस फूड को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं और फिर ये डाइजेस्टेड फूड, डाइजेशन का मतलब ये होता है फूड को अब्जॉर्बेबल पार्ट में, छोटे पार्ट में तोड़ना। तो ये छोटे पार्ट में जब टूट गया है तो ये इसके साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर कर जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये फूड का हर पार्टिकल, इसके सिर्फ इसी पार्ट को तो नहीं चाहिए ना, न्यूट्रिशन इसके सारे सेल को चाहिए, हर एक कॉर्नर को चाहिए। तो अब इस सेल में हमें पता है कि अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें एक सेल के अंदर बेसिकली क्या होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म होता है। तो ये भी एक सिंगल सेल है, तो इसके अंदर भी सारा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। तो अब क्या होगा कि ये जो साइटोप्लाज्म है, इसके इस पोर्शन को, इस पोर्शन, इन सभी पोर्शंस को न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए ये साइटोप्लाज्म इस पूरे सेल के अंदर घूमेगा, एक लहर सी बना देगा इस पूरे सेल के अंदर। तो क्योंकि वो साइटोप्लाज्म है जो घूम रहा है, तो इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, क्योंकि स्ट्रीम एक लहर से जो बना रहा है सेल के अंदर को, उसके लिए हम उसको कह रहे हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ताकि हर कॉर्नर तक न्यूट्रिशन को पहुंचा सके। तो ये जो सर्कुलेशन जितनी भी हो रही है, ये जो साइटोप्लाज्म इसके अंदर स्ट्रीम कर रहा है, क्योंकि सेल के अंदर ही कर रहा है, कहीं भी सेल के बाहर तो कुछ सर्कुलेट नहीं हो रहा, क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो सेल के अंदर ही सर्कुलेशन हो रही है, तो ऐसे सर्कुलेशन को हम कहेंगे इंट्रा, मतलब सेल के अंदर, इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर हो रही है ये सर्कुलेशन, ठीक है, इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को हम, और साइक्लोसिस भी एक टर्म है जो हम कह सकते हैं, साइक्लोसिस, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे हम आते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया बाहर। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, ऐसे एक सेल के तो बने हुए नहीं है, हम बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं। तो बहुत सारे सेल्स में, तो हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर घूमता है, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज के अंदर घूमता है। और हमारे ब्लड में क्या कुछ होता है, फ्लूइड होता है, प्लाज्मा होता है, इसकी डिटेल में आपको कराती हूँ। फ्लूइड होता है, उसके अंदर कुछ ब्लड सेल्स घूम रहे होते हैं, ये फ्लूइड है और ये ब्लड सेल्स उसके अंदर घूम लेते हैं। ये ब्लड में सारा फ्लूइड और उसके अंदर हमारे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, डिफरेंट तरह के सेल्स हैं। अब ध्यान दो कि बच्चे, ब्लड वेसल के अंदर जो आर्टरी, वेन या कैपिलरी, जो भी ब्लड वेसल है, उसके अंदर ये ब्लड या फ्लूइड पूरा जा रहा है, तो जो बॉडी जो ब्लड सेल्स हैं वो भी इधर है। अब जो सर्कुलेशन यहाँ पे हो रही है इस ब्लड की, तो वो ये तो नहीं है कि इसके सिर्फ अंदर अंदर ही होती रहेगी, ठीक ना, इसके बेसिकली इसके बाहर भी हो रही है। ग्रॉस जो सर्कुलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो सेल्स के बाहर की तरफ ज्यादा हो रही है। तो हम घूम रहा है सर्कुलेशन, मतलब वो घूम रहा है जो ब्लड, वो इन्हीं सेल्स के अंदर अंदर नहीं जा रहा। बिल्कुल इन सेल्स को भी न्यूट्रिशन वगैरह मिल जाता है, लेकिन ये नहीं है कि सेल के अंदर ही फ्लूइड घूमी जा रहा है, फ्लूइड जो है वो सेल्स के बाहर है। तो ऐसी सर्कुलेशन को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा, बाहर घूमने की, एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर जो हो रही है सर्कुलेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन, ठीक है। अभी ये हो गई एक तरह की क्लासिफिकेशन, इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन, सेल के अंदर और सेल के बाहर सर्कुलेशन। अभी हम सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन, हम 3 कैटेगरीज में मैंने आपको बताया था करेंगे। तो सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग करेंगे अब जो फ्लूइड घूम रहा है बॉडी में। सॉरी, मैं आपको एग्जांपल बता दूं, इंट्रासेलुलर की एग्जांपल मैंने आपको बता दी थी कि अमीबा या डिफरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें ये होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर की मैं बात कर चुकी हूँ कि ह्यूमंस लगा लो या हायर एनिमल्स या हायर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं। ओके, लेट्स से आपके स्टेज में, बिकॉज इट्स द फर्स्ट बायोलॉजी क्लास, सो ह्यूमंस, सिंपल ह्यूमंस इसकी हम एग्जांपल अभी ले सकते हैं। तो सेकेंड तरह की क्लासिफिकेशन अब हम करेंगे कि ये जो फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं, इस बॉडी फ्लूइड की जो बात कर रहे हैं, ये कहाँ का फ्लूइड है, इट बिलोंग्स टू द बॉडी और इट डजंट बिलोंग टू द बॉडी। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि जो फ्लूइड इसकी ये सारी जरूरतें पूरी कर रहा है वो बॉडी का ना हो। वो कैसे, तो वो हम इस क्लासिफिकेशन के अंदर समझेंगे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें वो फ्लूइड इनकी बॉडी को बिलोंग नहीं करता। तो सेकंड टाइप की क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वेदर द फ्लूइड बिलोंग्स टू द बॉडी और द एनवायरनमेंट। यस, एनवायरनमेंट।
तो ये दो कैटेगरीज इसमें कौन सी आती हैं? एक्सटर्नल फ्लूइड सर्कुलेशन या हम इसे कह सकते हैं बच्चे एनवायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन, कि जिस एनवायरमेंट में ऑर्गेनिज्म रह रहा है वो ही फ्लूइड इसकी बॉडी के अंदर घूमेगा और इसकी सारी जरूरतें पूरी करेगा। दूसरी तरफ है इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेशन। अब एक्सटर्नल फ्लूइड सर्कुलेशन जैसे मैंने आपको बताया एनवायरमेंट का फ्लूइड है, जिस एनवायरमेंट में रहता है, तो ऑब्वियसली इसकी एनवायरमेंट में इसके आसपास क्या होगा? फ्लूइड ही होगा। फ्लूइड यानी तो ये ज्यादातर कौन सा हो सकता है? ऑब्वियसली वाटर हो सकता है। तो इस केस में हम दो एग्जांपल्स बेसिकली लेंगे। स्पंजेस की एग्जांपल लेंगे। आपको याद होगा 9th स्टैंडर्ड में आपने किया था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, आई थिंक उसमें स्पंजेस के बारे में, पोरिफेरम्स के बारे में आपने किया था। तो वो स्पंजेस जिसकी सारी बॉडी में पोर्स होते हैं। एक हाइड्रा को तो ऑब्वियसली आप लोग नहीं भूले होंगे, भूल गए हो तो थोड़ा बहुत मैं अभी इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। तो स्पंजेस में बेसिकली क्या होता है? इसकी सारी बॉडी स्पंजी होती है, यानी कि पोर्स होते हैं इसके आसपास। मैं जस्ट एक स्कीमेटिक डायग्राम से आपको समझा रही हूँ। तो इसकी जो सारी बॉडी पोरस है, बिगर डायग्राम, तो आप देख सकते हो कि इसके आसपास मैंने काफी छेद बनाए हैं। ये जो इसके आसपास वाले छेद होते हैं इनको हम बोलते हैं ओस्टिया, और ये बड़ा वाला छेद जो ऊपर बनाया है दिस इज नोन एज ऑस्क्यूलम। ठीक है जी, तो ये ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम हम फिर से डिटेल करेंगे इसकी आपके किसी और चैप्टर में, एनाटॉमी में। तो लेकिन अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्पंजेस, ये जो आसपास इसके छेद है ओस्टिया, और ये बड़ा वाला छेद ऑस्क्यूलम। अब ये ऐसे बॉटम से जो समंदर का तला होता है नीचे, बॉटम ऑफ द सी, उससे चिपका रहता है। ठीक है, तो अब जो इसके आसपास वाले छोटे छोटे छेद हैं, इसमें बीच में देखो ये पूरी कैविटी होती है। ठीक है, तो इसके आसपास के जो छेद हैं इनमें से क्या होगा? पानी अंदर आएगा। इन छेद में से, ओस्टिया में से पानी अंदर आएगा। ओस्टिया में से पानी अंदर आता रहेगा। तो ये पानी क्या लेके आ रहा है? उसी पानी में, एनवायरमेंट वाले फ्लूइड में जो न्यूट्रिशन खुला हुआ है, ऑक्सीजन खुला हुआ है, उसको अंदर लेके के आ रहा है। और इसके सारे सेल्स उस पानी में से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन क्या कर लेंगे बच्चे? अब्सॉर्ब कर लेंगे और अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स और कार्बन डाइऑक्साइड उसी पानी में रिलीज कर देंगे। तो ये पानी अब इधर से आया और इस छेद में से निकलता हुआ जा रहा है। ठीक है, इधर से अंदर आ रहा है और इधर से निकलता हुआ जा रहा है। तो ये हो रहा है बेसिकली, इस डायरेक्शन में ये फ्लूइड जा रहा है। ठीक है, पानी बाहर से आ रहा है न्यूट्रिशन ऑक्सीजन लेकर के, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन लेकर के, और वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के बाहर जा रहा है। लेकिन इसमें जो फ्लूइड काम कर रहा है वो कहाँ का है? जिस एनवायरमेंट में ऑर्गेनिज्म रह रहा है वहां का। सो ये इसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन। एक्सटर्नल, बॉडी के बाहर का फ्लूइड है, सो इट इज एक्सटर्नल फ्लूइड सर्कुलेशन। एग्जांपल स्पंजेस। अब हाइड्रा भी एक दूसरी एग्जांपल मैंने आपको दी। हाइड्रा में बेसिकली क्या होता है बच्चे? हाइड्रा में जैसे इसमें मल्टीपल छेद थे, तो हाइड्रा में एक ही छेद होता है। सिलिंड्रेट्स में आता है, अभी नहीं भी याद आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक ही छेद होता है फॉर इनलेट एंड आउटलेट। इनलेट और आउटलेट एक ही होती है इसकी। तो इसी एक इनलेट और आउटलेट में से पानी अंदर आएगा और इसके सेल्स अपने हिस्से का न्यूट्रिशन ऑक्सीजन ले लेंगे, उसी पानी में अपना कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट रिलीज कर देंगे और उसी होल से ये पानी बाहर चला जाएगा। इस केस में भी बच्चे, इसमें मल्टीपल पोर्स थे, मल्टीपल इनलेट अलग थी, आउटलेट अलग थी, है ना। इसमें इनलेट आउटलेट एक ही है, लेकिन यहाँ पे भी जो जरूरतें पूरी करनी है इसकी, वो जरूरतें पूरी कौन कर रहा है? इसका एनवायरमेंट का फ्लूइड कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो एनवायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन। नेक्स्ट हम आते हैं इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेशन पे। तो ये इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेशन में बॉडी के अंदर का फ्लूइड काम कर रहा है। बॉडी के अंदर का फ्लूइड काम कर रहा है।
बॉडी के अंदर का फ्लूइड हमारे केस में बॉडी के अंदर का फ्लूइड होता है। कौन कौन से फ्लूइड होते हैं हमारे बॉडी में? ब्लड, ये हमारी बॉडी का फ्लूइड है ना, बाहर से नहीं आ रहा, तो ब्लड। लिम्फ हो सकता है इंटरनल फ्लूइड, आपने यही दो पढ़े हैं पहले। अब मैं यहाँ पे एक और मेंशन कर रही हूँ, ज्यादातर लोग इसको थर्ड कैटेगरी में समझाते हैं, बट क्योंकि ये ब्लड और लिम्फ दोनों में से एक नहीं है, तो इसको भी हम अलग फ्लूइड कंसिडर करें तो बेटर रहेगा। हीमोलिम्फ, ये कुछ इंसेक्ट्स में पाया जाता है बच्चे, आपको भी मैं समझाती हूँ क्या है, ब्लड, लिम्फ और हीमोलिम्फ। अब ब्लड हमारा ब्लड वेसल्स में घूमता है, तो वो ब्लड हार्ट से, ब्लड वेसल से, वो जो सारा उसका स्ट्रक्चर घूम रहा है, जिसको हम पूरी डिटेल में करेंगे, उस ब्लड उस सिस्टम को हम बोलते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। इसी को हम डिटेल में करने वाले हैं इस चैप्टर में। और लिम्फ, जिस सिस्टम में लिम्फैटिक वेसल्स वगैरह में घूमता है, लिम्फ नोड्स एंड ऑल सबको मिला करके बनता है लिम्फैटिक सिस्टम। ये दोनों सिस्टम्स हमारे इस चैप्टर का बेस बनाने वाले हैं। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, लिम्फ लिम्फैटिक सिस्टम, ये दो सिस्टम्स, दोनों सिस्टम्स के एग्जांपल हम ह्यूमंस ले सकते हैं यहाँ पे, और इन्हीं दोनों को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली बॉडी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को हम डिटेल में करेंगे। और हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ के एग्जांपल है बच्चे इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस। कॉकरोचेस में होता है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ बेसिकली क्या होता है। थर्ड कैटेगरी के साथ जो थर्ड टाइप की क्लासिफिकेशन आपको बता रही हूँ, उसमें मैंने आपको बताया। तो थर्ड कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन में अब हम करेंगे इस हीमोलिम्फ की भी, अभी हम बताऊंगी मैं आपको कि क्या होता है। तो ये दो तरह के, यहाँ पे भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। ये क्या है? थर्ड क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है? पहली क्लासिफिकेशन हमारी थी कि सेल के अंदर फ्लूइड घूम रहा है कि सेल के बाहर घूम रहा है। यहाँ पे फ्लूइड बिलोंग कहाँ का करता है? बॉडी का फ्लूइड है या बॉडी के बाहर का फ्लूइड है? ठीक है, एक्सटर्नल में बॉडी के बाहर का था, इंटरनल बॉडी के अंदर का फ्लूइड था। ठीक है, अभी थर्ड कैटेगरी में हम करेंगे कि रास्ता कौन सा ले रहा है ब्लड। ठीक है, दो सिस्टम्स यहाँ पे आएंगे, दो कैटेगरी सॉरी यहाँ पे आएंगी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या मतलब है भाई? सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन और क्लोज से क्या मतलब है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? एक वेसल फ्लूइड लेके आ रही है। एक्चुअली इसको समझने से पहले आप क्लोज समझो ताकि आपको ओपन ज्यादा क्लियरली समझ आ जाए। क्लोज में क्या होता है? ब्लड रिमेन्स कन्फाइंड विद इन द ब्लड वेसल्स। कोई भी फ्लूइड, या हमारे केस में ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में बेसिकली क्या होता है? ब्लड रिमेन्स enclosed within the blood vessels। तो जो ब्लड होता है वो सिर्फ ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहता है, ब्लड वेसल्स के कभी बाहर नहीं आता। क्या होती है ब्लड वेसल? अब हमारी, आप लोगों ने किया कि आर्टरी होती है, एक ब्लड वेसल होती है आर्टरी। अब ये टिश्यू है, सपोज करो, एक स्केमेटिक डायग्राम है बच्चे, ये नॉट ओरिजिनल, जस्ट स्केमेटिक डायग्राम समझाने के लिए। ये टिश्यू है जिसको हमने, जिसकी जरूरतें पूरी करनी है, वही लिविंग सेल वाली सारी जरूरतें इसलिए हर एक सेल की पूरी करनी है। इसको न्यूट्रिशन पहुंचाना है, ऑक्सीजन पहुंचाना है, इससे वेस्ट निकालना है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है। तो अब इसमें क्या होगा? एक वेसल आर्टरी जिसको हम बोलते हैं, वो अच्छा वाला न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ तक लेके आएगी। लेकिन ये आर्टरी का नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर करेंगे इसका। तो ये आर्टरी काफी मोटी होती है, इतनी थिक होती है कि इसके वॉल से ये फ्लूइड या न्यूट्रिशन वगैरह कुछ पास नहीं कर सकता। तो अब क्या करेगा? क्या फ्लूइड बाहर आ जाएगा, टिश्यू के ऊपर गिर जाएगा? नो, ये आर्टरी जो होती है ये पतली पतली वेसल्स में डिवाइड हो जाती है। इन वेसल्स को बिल्कुल पतली पतली बारीक सी, जिस स्कीमेटिक डायग्राम से आपको समझा रही हूँ, वैसे टिश्यू को पेनिट्रेट करती है, उसमें जाती है, ये टिश्यू की बहुत हर सेल की विसिनिटी में जाती है, यानी पास जाती है। तो ये एक सिंगल सेल थिक वेसल्स जिनको हम बोलते हैं कैपिलरीज, इनमें ये डिवाइड हो जाती है, कैपिलरीज में ये डिवाइड हो जाती है। और ये इतनी पतली होती है, ये कैपिलरीज सिंगल सेल थिकनेस इनकी होती है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम का मतलब होता है ऐसे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर ऐसे
ऐसे सेल्स हैं, स्पिंडल शेप सेल्स हैं। ये आपने 9th में भी किया था कि डोंट रिमेम्बर, मैं थोड़ा रिवाइज करवा रही हूँ। कैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन और पतले पतले सेल्स, जहां से भी कोई न्यूट्रिशन ऑक्सीजन किसी चीज को मिलना होता है तो यहाँ से वहां पे ये एपिथेलियम होता है, सिंपल स्क्वामस, ठीक है। तो ये एक सिंगल सेल है, यानी कि यहाँ मल्टीपल लेयर्स नहीं है, सिंगल सेल। आर्टरी में मल्टीपल लेयर्स थे तो यहाँ से न्यूट्रिशन ऑक्सीजन ऐसे पास नहीं कर सकता था। ये पतली वेसल कैपिलरीज में डिवाइड हो गया और यहाँ से डिफ्यूजन पॉसिबल है। बेसिकली डिफ्यूजन पॉसिबल है ताकि इससे न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन टिश्यू को मिल सके और इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को ले सके। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्टरी आ रही है, ऑक्सीजन इसको दे रही है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकल जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है कि वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसे आपने किया है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन जिससे ले ली गई है और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी गई है वो वाला ब्लड वेन लेकर के चली जाती है। तो इसमें जब वो टिश्यू की जरूरत पूरी करने आया फ्लूइड, तब भी वो ब्लड वेसल से बाहर नहीं आया। हमें पतली ब्लड वेसल्स मिल गई, वहां पे कैपिलरीज मिल गई जहां जिनमें से डिफ्यूजन पॉसिबल था। उन वेसल्स में वो डिवाइड हो गई वेसल्स, लेकिन किसी भी पॉइंट पे वो ब्लड वेसल से बाहर फ्लूइड नहीं आया। अभी ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, डिटेल में करेंगे, लेकिन इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो कभी भी ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहता है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ह्यूमंस का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है जी। आगे हम करते हैं अभी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आर्टरी देखा था हमने, तो सिमिलरली एक वेसल, जैसे ये ऑर्गन है या टिश्यू है जिसकी जरूरतें हमें पूरी करनी है, तो एक वेसल फ्लूइड लेके आती है, न्यूट्रिशन ऑक्सीजन वाला फ्लूइड लेके आती है। तो उस फ्लूइड को अब इस ऑर्गन या टिश्यू की जरूरत पूरी करने के लिए क्या करती है, ये ऑर्गन या टिश्यू एक ओपन कैविटी में होता है। इस कैविटी में वो इस फ्लूइड को गिरा देती है, ठीक है। इस फ्लूइड को वो इस ओपन कैविटी में गिरा देती है। अब ये ऑर्गन या टिश्यू इसमें घुली हुई न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन ले लेगा और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट छोड़ देगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला फ्लूइड लेकर के ये दूसरी वेसल चली जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, 2 पॉइंट्स है बेटा इसमें कि फ्लूइड कम्स आउट, ऐसे नहीं है कि वो अंदर ही रहेगा। फ्लूइड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब उसको देना है तो फ्लूइड कम्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स या कम्स आउट ऑफ द वेसल्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब उसको जरूरतें पूरी करनी, हमेशा एनक्लोज नहीं रहता। यहाँ पे हमने किया था ब्लड रिमेन्स एनक्लोज्ड विद इन ब्लड वेसल्स, लेकिन यहाँ पे इट डजंट रिमेन एनक्लोज्ड, वो एनक्लोज्ड नहीं रहता है, उसके बाहर आता है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट, 2 डिफरेंसेस के पॉइंट हम करते हैं। एक तो ब्लड नेवर कम्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड या फ्लूइड कम्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स। और दूसरा, ऑर्गन या टिश्यू इज नॉट डिप्ड इन द फ्लूइड। हियर ऑर्गन और टिश्यू इज डिप्ड इन द फ्लूइड, डूबा हुआ है बेटा वो फ्लूइड में, और वो डूब करके ही अपनी सारी जरूरतें इससे पूरी करता है। ऑक्सीजन न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। अपनी जरूरतें जो जिंदा रहने की उसकी बेसिक जरूरतें जो हमने अभी डिस्कस की थी वो ऐसे पूरी करता है, ठीक है जी। इसमें क्या हुआ था, आई विल रिपीट, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें आर्टरी ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आ रही थी, जो कि यहाँ से ऑक्सीजन न्यूट्रिशन इसको मिला, इसने कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट छोड़ा, तो ये वीनस ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के दूसरी वेसल इसको लेकर के चली जाती है। मैंने ब्लू से ऑक्सीजनेटेड और रेड से ऑक्सीजनेटेड और ब्लू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिप्रेजेंट किया है, प्योर एंड इम्प्योर ब्लड रिस्पेक्टिवली। यही कलर कोडिंग है जो आप लाइफ लॉन्ग यूज करते होंगे इन केसेस में। सो दिस इज अबाउट टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हमारे बेसिकली टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। सो ये हमारे टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम
खत्म होता है। मैं एक बार साइड पे हो गया, बोर्ड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बिकॉज आप ऑनलाइन ले रहे हैं, तो हो सकता है कोई एक आधा पॉइंट मिस हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इंडिविजुअल टॉपिक पे भी फोकस कर देंगे हम लोग, तो उस पर भी आप इंडिविजुअल टॉपिक का भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाइड्रा मेरे से थोड़ा रफ हो गया, आई विल रीड्रॉ इट लिटिल बिट। It is important for you to revise this topic so that अगला टॉपिक हम मेनली जो पढ़ेंगे उसकी आपको बेटर क्लैरिटी आ जाए। तो ये टॉपिक आप पढ़ने के बाद ही नेक्स्ट लेक्चर